नमस्कार। सोच के देखिए, आपके शरीर के अंदर अभी इसी वक्त एक जंग चल रही है। ये लड़ाई है आपके जिस्म की उन लाखों करोड़ों अनजान दुश्मनों से जो हर पल हमला करने की ताक में रहते हैं। तो चलिए आज इस अनोखी जंग की हर बारीकी को समझते हैं। तो आज का हमारा बैटल प्लान क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि हेल्थ और डिजीज आखिर है क्या। फिर हम कुछ आम बीमारियों से मिलेंगे। उसके बाद हम अपने शरीर के सुपर हीरो यानी इम्यून सिस्टम की बात करेंगे। इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को देखेंगे, वैक्सीनेशन कैसे काम करता है ये जानेंगे, और आखिर में इम्यून सिस्टम के HQs यानी उसके अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये युद्ध भूमि है क्या और दुश्मन कौन है। मतलब कि स्वास्थ्य का असली मतलब क्या है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम बीमार नहीं हैं तो हम हेल्दी हैं, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हेल्थ का मतलब इससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी स्टेट है जहां आप फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरह से पूरी तरह फिट फील करते हैं। याद रखिए, जब आप सच में स्वस्थ होते हैं तभी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिससे आपकी और देश दोनों की तरक्की होती है। पहले के जमाने में सोचिए, हिपोक्रेट्स जैसे लोगों के टाइम में एक गुड ह्यूमर हाइपोथीसिस चलती थी। उनका मानना था कि शरीर में 4 तरह के फ्लूइड्स या ह्यूमर्स होते हैं और इनका बैलेंस ही हेल्थ है। जैसे जिसके पास ब्लैक बाइल ज्यादा होता था उसे गुस्से वाला माना जाता था और कहते थे कि उसे बुखार रहता है। लेकिन फिर आए विलियम हार्वी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके ब्लड सर्कुलेशन की खोज की और इस गुड ह्यूमर थ्योरी को हमेशा के लिए डिस्प्रूव कर दिया। आज हम जानते हैं कि हमारा माइंड, हमारा नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और इम्यून सिस्टम सब आपस में जुड़े हुए हैं और मिलकर हमारी हेल्थ को कंट्रोल करते हैं। तो आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी हेल्थ पर असर डालती हैं? इसके 3 मेन कारण हैं। पहला, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यानी वो प्रॉब्लम्स जो हमें अपने पेरेंट्स से विरासत में मिलती हैं। दूसरा, इन्फेक्शंस, जो बाहर से आने वाले दुश्मन हमें देते हैं। और तीसरा, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी लाइफस्टाइल। हम क्या खाते हैं, कैसा पानी पीते हैं, कितना आराम और एक्सरसाइज करते हैं, ये सब चीजें डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं। तो जब हम कहते हैं डिजीज या रोग, इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में, जब आपके शरीर का कोई एक या एक से ज्यादा ऑर्गन या सिस्टम ठीक से काम करना बंद कर दे और उसके कुछ साइंस और सिम्टम्स दिखने लगे, तो उस हालत को हम डिजीज कहते हैं। और इन रोगों को फैलाने वाले वो हैं हमारे विलेंस, पैथोजेंस। ये कोई भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोन्स, यहां तक के हेलमिन्स यानी परजीवी कीड़े भी। यही हैं हमारे असली दुश्मन। तो अब जब दुश्मन की पहचान हो ही गई है, चलिए बैटलफील्ड में उतरते हैं और कुछ आम हमलावरों से यानी कॉमन डिजीजेस से आमना सामना करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों की। पहला नाम है टाइफॉइड। इसे फैलाता है सैल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया, जो गंदे खाने और पानी से हम तक पहुंचता है। इसमें लगातार तेज बुखार, कमजोरी, पेट दर्द और सर दर्द रहता है। और अगर केस सीरियस हो जाए तो आंतों में छेद यानी इंटेस्टाइनल परफोरेशन तक हो सकता है, जो जानलेवा है। इसका पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। और हाँ, टाइफॉइड मेरी की कहानी तो क्लासिक है। वो एक कुक थी जो सालों तक अनजाने में टाइफॉइड फैलाती रही। अब आते हैं न्यूमोनिया पर। इसे स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जैसे बैक्टीरिया फैलाते हैं। ये सीधा हमारे लंग्स के एल्वियोली यानी एयर सैक्स पर हमला करते हैं, जिससे उनमें फ्लूइड भर जाता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये किसी इन्फेक्टेड इंसान के खांसने या छींकने से फैलता है। चलिए मिलते हैं उस दुश्मन से जो हम सबसे मिलने आता रहता है। हाँ, सर्दी जुकाम या कॉमन कोल्ड। इसका कारण है राइनो वायरस। एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, ये निमोनिया नहीं है। कॉमन कोल्ड सिर्फ आपकी नाक और रेस्पिरेटरी पैसेज तक ही रहता है, लंग्स तक नहीं पहुंचता। इसके सिम्टम्स तो आप जानते ही हैं, नाक बंद होना, गला खराब होना, खांसी, और ये फैलता भी आसानी से है, इन्फेक्टेड इंसान के खांसने से या उसकी चीजें जैसे पेन, कप या कीबोर्ड यूज करने से। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है मलेरिया का। इसका विलन है प्लाज्मोडियम, एक छोटा सा प्रोटोजोअन। जब एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मच्छर आपको काटता है तो ये पैरासाइट आपके शरीर में आ जाता है। इसका क्लासिक सिम्टम है हर 3 से 4 दिन में कपकपी के साथ तेज बुखार आना। याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम फॉल्सिपारम से होने वाला मैलिग्नेंट मलेरिया सबसे खतरनाक और जानलेवा होता है। एक और प्रोटोजोअन रोग है अमीबियासिस। ये एंटमीबा हिस्टोलाइटिका नाम के प्रोटोजोआ से होता है, जो आपकी बड़ी आंत में रहता है। इससे कब्ज, पेट में दर्द और खून वाले दस्त लगते हैं। और इसका कैरियर कौन? हमारी घरेलू मक्खियां, जो इसे गंदगी से खाने तक पहुंचा देती हैं। तो ये मलेरिया का पैरासाइट है ना, इसका लाइफ साइकिल बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसको अपना काम पूरा करने के लिए 2 घर चाहिए।
एक इंसान और एक मच्छर। कहानी शुरू होती है जब मच्छर काटता है और स्पोरोजॉइट्स हमारे खून से लिवर में पहुंचते हैं। वहां ये चुपचाप मल्टीप्लाई करते हैं, लिवर सेल्स को फोड़कर बाहर आते हैं और फिर हमला करते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज पर। आरबीसीज के अंदर भी ये मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उन्हें भी फोड़ देते हैं। और जब आरबीसीज फटते हैं तो एक जहरीला सब्सटेंस हीमोजॉइन रिलीज होता है। यही वो चीज है जिसके कारण हमें कपकपी और बुखार आता है। अब इस इन्फेक्टेड इंसान के खून में मेल और फीमेल गेमेटोसाइट्स बन जाते हैं। जब कोई दूसरा मच्छर इस इंसान को काटता है तो ये गेमेटोसाइट्स मच्छर के पेट में चले जाते हैं। वहां इनका फर्टिलाइजेशन होता है, नए स्पोरोजॉइट्स बनते हैं और मच्छर की सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोर हो जाते हैं, अगले शिकार का इंतजार करते हुए। ओके, तो दुश्मनों के बारे में काफी जान लिया। डर लग रहा है? नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास है एक जबरदस्त डिफेंस सिस्टम, हमारा रक्षा कवच। चलिए अब अपने इम्यून सिस्टम से मिलते हैं। हमारे पास दो तरह की सिक्योरिटी है। एक है इननेट इम्यूनिटी यानी जन्मसिद्ध प्रतिरक्षा। ये हमें पैदा होते ही मिलती है। सोच लीजिए, ये एक किले की मोटी दीवार है। ये नॉन स्पेसिफिक है, मतलब ये हर दुश्मन को रोकने की कोशिश करती है बिना उसकी पहचान किए। और दूसरी है अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये है हमारी स्पेशल फोर्सेज। ये पैथोजन स्पेसिफिक है, मतलब हर दुश्मन के लिए इसके पास अलग हथियार है। और इसकी सबसे बड़ी सुपर पावर है मेमोरी। ये हर दुश्मन को याद रखती है। तो ये जो किले की दीवार यानी इन्नेट इम्यूनिटी है ना, इसके 4 लेवल्स हैं। पहला है फिजिकल बैरियर, जैसे हमारी स्किन जो माइक्रोब्स को अंदर आने नहीं देती। साथ ही हमारे सांस और पेट के रास्तों में जो म्यूकस होता है वो भी दुश्मनों को फंसा लेता है। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, मतलब पेट का एसिड, मुंह की लार और आंखों के आंसू, ये सब रोगाणुओं को मार देते हैं। तीसरा है सेल्यूलर बैरियर, ये हैं हमारे सोल्जर सेल्स जैसे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफाजेस जो सीधा दुश्मन को निगल जाते हैं। और चौथा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, साइटोकाइन बैरियर। जब कोई सेल वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है तो वो इंटरफेरॉन्स नाम के प्रोटीन छोड़ता है। ये एक SOS सिग्नल की तरह है जो बाकी हेल्थी सेल्स को वायरस से बचाता है। अब आते हैं हम अपनी स्पेशल फोर्सेस यानी अक्वायर्ड इम्यूनिटी पर। इसकी सुपर पावर क्या है? मेमोरी। जब कोई दुश्मन पहली बार हमला करता है तो हमारा शरीर जो रिस्पॉन्स देता है उसे कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। ये थोड़ा धीमा होता है, लेकिन इस दौरान हमारा इम्यून सिस्टम उस दुश्मन का चेहरा याद कर लेता है। जब वही दुश्मन दोबारा हमला करता है तो हमारा शरीर एक जोरदार सुपर फास्ट सेकेंडरी रिस्पॉन्स देता है। और इस काम के 2 मेन सोल्जर्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो ये बी लिम्फोसाइट्स लड़ते कैसे हैं? वो बनाते हैं स्पेशल मिसाइल्स, जिनको हम कहते हैं एंटीबॉडीज। एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर वाई शेप का होता है। इसमें 4 प्रोटीन चेन्स होती हैं, 2 लंबी हैवी चेन्स और 2 छोटी लाइट चेन्स। इसका फॉर्मूला याद रखना आसान है, H2L2। हमारे खून में IgA, IgM, IgE और IgG जैसे अलग अलग तरह के एंटीबॉडीज होते हैं। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 तरह से अटैक करती है। पहली है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। इसकी हीरो हैं बी लिम्फोसाइट्स। ये हमारी एयरफोर्स की तरह हैं जो खून में लाखों एंटीबॉडीज छोड़कर दुश्मन पर दूर से ही हमला करती हैं। दूसरी है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या CMI। इसके हीरो हैं टी लिम्फोसाइट्स। ये है हमारे ग्राउंड ट्रूप्स। ये खुद जाकर इन्फेक्टेड सेल्स को ढूंढते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट फेल होता है तो उस ग्राफ्ट रिजेक्शन के पीछे भी यही CMI ही होती है, क्योंकि ये अपने और पराये सेल्स में फर्क करना जानती है। चलिए अब देखते हैं कि हम इस पावरफुल सिस्टम का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और क्या होता है जब यही सिस्टम गलती कर बैठे या कंफ्यूज हो जाए। ओके, तो इम्यूनिटी भी 2 तरह से मिलती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है डू इट योरसेल्फ। इसमें हमारा शरीर इन्फेक्शन या वैक्सीन के बाद खुद एंटीबॉडीज बनाता है। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, लेकिन इससे मेमोरी बनती है जो लंबे समय तक रहती है। वहीं पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है रेडीमेड एंटीबॉडीज मिलना। ये बहुत फास्ट काम करती है और तुरंत रिलीफ देती है, लेकिन इसमें कोई मेमोरी नहीं बनती। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है माँ का पहला दूध, कोलोस्ट्रम, जिसमें IgA एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे को इंस्टेंट प्रोटेक्शन देती हैं। और एक्टिव इम्यूनिटी का सबसे बड़ा, सबसे शानदार एग्जाम्पल क्या है? वैक्सीनेशन, टीकाकरण। ये पूरा का पूरा खेल इम्यून सिस्टम की मेमोरी पर टिका है। वैक्सीन में हम मरे हुए या कमजोर किए गए दुश्मन या उनके कुछ हिस्सों को शरीर में डालते हैं। इससे हमारा इम्यून सिस्टम उस दुश्मन को बेवकूफ बनाकर पहचान लेता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट करता है और मेमोरी सेल्स बना लेता है। ये बिल्कुल एक मिलिट्री ड्रिल की तरह है, ताकि जब असली दुश्मन हमला करे तो हमारी सेना पहले से ही तैयार हो और उसे आसानी से हरा दे।
लेकिन कभी-कभी हमारा सुपर स्मार्ट इम्यून सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाता है। जब ये छोटी-छोटी चीज़ों जैसे धूल या पॉलन पर ओवर रिएक्ट करता है तो उसे कहते हैं एलर्जी। इसमें आईजीई एंटीबॉडीज और हिस्टामिन जैसे केमिकल्स का रोल होता है। और कभी-कभी ये गलती से अपने ही लोगों पर हमला कर देता है। इसे कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। इसमें हमारा शरीर अपने और पराये सेल्स में फर्क करना भूल जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इसका एक आम एग्जाम्पल है। तो इतनी देर से हम बी सेल्स टी सेल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये आते कहाँ से हैं? इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? इनका HQ कहाँ है? चलिए अब इस सेना के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं। ये देखिए, यह है हमारे इम्यून सिस्टम का पूरा नेटवर्क। इन्हें कहते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। यही वो जगह है जहां हमारे सोल्जर्स यानी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, ट्रेन होते हैं और दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो इन ऑर्गन्स के दो टाइप हैं। पहले हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, जिसमें आते हैं बोन मैरो और थाइमस। ये हैं इन सोल्जर्स के स्कूल या ट्रेनिंग एकेडमी। यहाँ बी सेल्स और टी सेल्स मैच्योर होते हैं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ये सोल्जर्स जाते हैं बैटलफील्ड पर, जो हैं हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जैसे स्प्लीन, लिम्फ नोड्स और टॉन्सिल्स। यही वो जगह है जहां लिम्फोसाइट्स का दुश्मन से आमना सामना होता है और असली लड़ाई शुरू होती है। इसके अलावा हमारे शरीर में मॉल्ट भी होता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, जो हमारे कुल लिम्फॉइड टिश्यू का लगभग 50% है। तब आप जानते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना पावरफुल है और उसकी मेमोरी कितनी शार्प है। लेकिन एक सवाल है जो आपके दिमाग में छोड़कर जा रहा हूं। अगर मेमोरी इतनी ही जबरदस्त है तो कॉमन कोल्ड, वही सर्दी जुकाम, हमें बार बार साल दर साल क्यों हो जाता है? इस पर सोचना जरूर। अगली बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए। डिजीज चैप्टर के 3 सबसे क्रूशल टॉपिक्स पर डिटेल में बात करने वाले हैं: एड्स, कैंसर और ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। देखिए, ये टॉपिक्स ना सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि इनकी सही जानकारी होना हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो चलिए इनके हर एक एस्पेक्ट को आसान भाषा में समझते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है एड्स। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसी बीमारी की इमेज आती है जो शरीर के सिक्योरिटी सिस्टम यानी हमारे इम्यून सिस्टम को ही तोड़कर रख देती है। चलिए इसके नाम से ही इसकी कहानी शुरू करते हैं। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इसमें हर एक शब्द का एक खास मतलब है। एक्वायर्ड मतलब ये बीमारी पैदाइशी नहीं होती, इसे इंसान अपनी जिंदगी में एक्वायर करता है। इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब साफ है, इम्यून सिस्टम की कमी। और सिंड्रोम का मतलब होता है लक्षणों का एक पूरा ग्रुप, ना कि कोई एक लक्षण। ये बीमारी कितनी गंभीर है इसका अंदाजा आप इस एक नंबर से लगा सकते हैं। जब से 1981 में इसका पहला केस सामने आया था, तब से लेकर आज तक पूरी दुनिया में 25 मिलियन से भी ज्यादा लोग इसकी वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। ये एक ग्लोबल पैंडेमिक है। तो सवाल उठता है, एड्स होता किससे है? इसके पीछे है एक वायरस जिसका नाम है HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब ये HIV एक खास वायरस फैमिली का मेंबर है जिसे हम कहते हैं रेट्रोवायरस। और रेट्रोवायरस की सबसे बड़ी पहचान, इनका जेनेटिक मटेरियल DNA नहीं बल्कि RNA होता है, जिसके ऊपर एक एनवेलप भी होता है। अब सबसे जरूरी बात कि ये फैलता कैसे है। 4 मेन तरीके हैं, इन्हें ध्यान से सुनिएगा। पहला, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। दूसरा, इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाने से। तीसरा, जो लोग ड्रग्स के लिए इंजेक्शन यूज करते हैं उनकी इन्फेक्टेड नीडल्स शेयर करने से। और चौथा, इन्फेक्टेड माँ से उसके बच्चे में प्लेसेंटा के थ्रू। एक बात बिल्कुल साफ कर लीजिए, HIV छूने से, साथ खाने से या हाथ मिलाने से बिल्कुल नहीं फैलता। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो डायग्राम देख रहे हैं, ये HIV के काम करने का पूरा मैकेनिज्म है। ये दिखाता है कि कैसे ये छोटा सा वायरस हमारे सेल्स के अंदर घुसकर उन पर कब्जा कर लेता है। चलिए इस साइकिल को बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, इन्फेक्शन। वायरस होस्ट सेल से चिपकता है और अपना RNA अंदर भेज देता है। स्टेप 2, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ एक मास्टर एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस के RNA से वायरस का DNA बनाता है। उल्टा प्रोसेस। स्टेप 3, इंटीग्रेशन। ये वायरल DNA होस्ट सेल के न्यूक्लियस में जाकर हमारे DNA के साथ जुड़ जाता है। स्टेप 4, रेप्लिकेशन। अब हमारा बेचारा सेल अनजाने में वायरस के लिए काम करने लगता है और नए वायरस पार्टिकल्स बनाने लगता है। स्टेप 5, रिलीज। नए वायरस बनकर सेल से बाहर निकलते हैं और दूसरे हेल्दी सेल्स को इन्फेक्ट करने चल पड़ते हैं। तो हाई HIV हमारे शरीर में घुसकर अटैक किस पर करता है? इसका मेन टारगेट है हमारे इम्यून सिस्टम के जनरल्स
यानी हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। पहले ये मैक्रोफेजेस में घुसता है, जहां ये अपनी कॉपीज बनाता रहता है, इसीलिए मैक्रोफेजेस को HIV फैक्ट्री भी कहते हैं। फिर ये हमारे हेल्पर टी सेल्स को ढूंढकर उन्हें खत्म करने लगता है, और जब आर्मी के जनरल ही नहीं रहेंगे तो इम्यून सिस्टम तो कमजोर होगा ही। जब टी सेल्स का नंबर गिरने लगता है तो इंसान को बार बार बुखार, डायरिया और वेट लॉस जैसी समस्याएं होती हैं। इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो जाता है कि छोटे मोटे बैक्टीरिया और वायरस जिनसे हमारा शरीर आराम से लड़ लेता है वो भी हावी हो जाते हैं। इन्हीं को हम ऑपर्च्युनिस्टिक इन्फेक्शंस कहते हैं। HIV को डिटेक्ट करने के लिए जो सबसे कॉमन टेस्ट है वो है ELISA, यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स अवेलेबल हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये बीमारी को ठीक नहीं करती, बस पेशेंट की लाइफ थोड़ी बढ़ा सकती है। इसीलिए एड्स के मामले में एक ही मंत्र सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। जानकारी और बचाव ही इसका एकमात्र इलाज है। हमारे देश में NACO जैसी संस्थाएं इसी जागरूकता को फैलाने का काम कर रही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे बड़े टॉपिक पर, कैंसर। अगर एड्स बाहर से होने वाला हमला है तो कैंसर हमारे शरीर के अंदर से शुरू हुई एक बगावत है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे अपने ही सेल्स हमारे दुश्मन बन जाते हैं। नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल्स के बीच का सबसे बड़ा फर्क जानते हैं क्या है? एक प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। सोचिए, नॉर्मल सेल्स बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, जब वो ग्रो करते हुए एक दूसरे को टच करते हैं तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन कैंसर सेल्स, उन्होंने ये डिसिप्लिन खो दिया है। वो बस अनियंत्रित तरीके से डिवाइड होते रहते हैं और एक गुठली या मास बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं ट्यूमर। अब ये ट्यूमर्स दो तरह के होते हैं, बिनाइन और मलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर्स शरीफ होते हैं, अपनी जगह पर रहते हैं और शरीर के दूसरे हिस्सों में नहीं फैलते। लेकिन मलिग्नेंट ट्यूमर्स, यही असली कैंसर है। ये ना सिर्फ तेजी से बढ़ते हैं बल्कि अपने आसपास के टिश्यूज को भी बर्बाद कर देते हैं। और इनकी सबसे डरावनी प्रॉपर्टी है मेटास्टेसिस। इसमें कैंसर सेल्स खून के जरिए पूरे शरीर में फैल जाते हैं और कहीं भी नया ट्यूमर शुरू कर देते हैं। तो कौन से हैं वो एजेंट्स जो नॉर्मल सेल्स को इन विलन यानी कैंसर सेल्स में बदल देते हैं? इन्हें हम कहते हैं कार्सिनोजेंस। ये 3 तरह के हो सकते हैं, फिजिकल जैसे एक्स-रेज, गैमा रेज और सूरज के UV रेज। केमिकल, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तंबाकू का धुआं, जो लंग कैंसर का मेन कारण है। और बायोलॉजिकल, यानी कुछ खास वायरस जिन्हें हम ऑन्कोजेनिक वायरसेस कहते हैं। अब इसको जेनेटिक लेवल पर समझते हैं। देखिए, हमारी सभी नॉर्मल सेल्स में कुछ स्लीपिंग जीन्स होते हैं जिन्हें हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं। नॉर्मल हालात में ये कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन अगर किसी कार्सिनोजेन की वजह से ये एक्टिवेट हो जाएं तो ये बन जाते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन्स और बस अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन का खेल शुरू हो जाता है। कैंसर का जितनी जल्दी पता चले उतना ही बेहतर इलाज हो सकता है। इसके लिए डॉक्टर्स कई टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे बायोप्सी, जिसमें टिश्यू का सैंपल लेकर टेस्ट किया जाता है। अंदर के ऑर्गन्स के लिए रेडियोग्राफी यानी एक्स-रेज, CT स्कैन जिसमें 3D इमेजेस बनती हैं, और MRI जिसमें मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल होता है। ये सब यूज़ की जाती हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करें तो आमतौर पर इनका कॉम्बिनेशन यूज़ होता है, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में ऐसी ड्रग्स दी जाती हैं जो कैंसर सेल्स को मारती हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे बाल झड़ना और खून की कमी। आजकल एक नई टेक्निक इम्यूनोथेरेपी भी काफ़ी यूज़ हो रही है, जिसमें अल्फा इंटरफेरॉन जैसी चीज़ें देकर बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम को ही इतना स्ट्रांग बना दिया जाता है कि वो ट्यूमर से लड़ सके। चलिए, अब हम अपने आखिरी लेकिन बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक की तरफ चलते हैं, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। ये एक ऐसी समस्या है जो ना सिर्फ एक इंसान बल्कि उसके पूरे परिवार और समाज को अंदर से खोखला कर देती है। आइए कुछ कॉमन ड्रग्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपियोइड्स की। ये ऐसी ड्रग्स है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर करती हैं। आपने मॉर्फिन का नाम सुना होगा। ये ओपियम पॉपी के पौधे से मिलता है और एक ज़बरदस्त पेन किलर है। और इसी मॉर्फिन को जब केमिकली प्रोसेस किया जाता है तो बनता है हेरोइन, जिसे स्मैक भी कहते हैं। ये एक डिप्रेसेंट है जो बॉडी के फंक्शंस को स्लो कर देता है। अगली कैटेगरी है कैनाबिनॉइड्स। ये केमिकल्स मिलते हैं कैनबिस सटिवा प्लांट से, जिसे हम आम भाषा में भांग का पौधा कहते हैं। इसी प्लांट के अलग अलग हिस्सों से मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा जैसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ये सीधे दिमाग के कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स पर असर करते हैं और ख़ास करके हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत हानिकारक है। इनके अलावा भी कुछ ड्रग्स हैं जिनका बहुत अब्यूज़ होता है, जैसे कोका एल्कलॉइड्स या कोकेन। ये एक पावरफुल स्टिमुलेंट है जो इंसान को फौरी तौर पर बहुत ज़्यादा एनर्जी और यूफोरिया फील कराता है।
फिर आते हैं हैल्यूसिनोजेंस जैसे एट्रोपा, बेलेडोना और डतूरा से मिलने वाले प्रोडक्ट्स, जो इंसान की सोचने समझने की शक्ति पर असर डालते हैं। और हाँ, टबैको, जिसके अंदर का निकोटीन एड्रीनल ग्लैंड को आगाह करके ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ा देता है। अब इन ड्रग्स को बार बार लेने से होता क्या है? यहाँ 2 वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है, एडिक्शन और डिपेंडेंस। लोग अक्सर इन्हें एक ही चीज़ समझ लेते हैं, पर इनमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है। देखिए, एडिक्शन एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, मन का लगाव, वो फील गुड फैक्टर या टेम्पररी खुशी के लिए बार बार ड्रग लेने की तलब। लेकिन डिपेंडेंस ये फिजिकल है। यहाँ शरीर को उस ड्रग की आदत पड़ जाती है, और अगर ड्रग ना मिले तो बॉडी अजीब तरह से रिएक्ट करती है, जिसे हम कहते हैं विथड्रॉल सिंड्रोम। इसमें घबराहट, कपकपी, उल्टे, पसीना आना जैसे सिम्टम्स होते हैं। अगर आपके आसपास, खासकर यंगस्टर्स में, कुछ अजीब बदलाव दिखें तो अलर्ट हो जाना चाहिए, जैसे पढ़ाई में अचानक कमजोरी, स्कूल या कॉलेज से बार बार गायब रहना, अकेले अकेले रहना, चिड़चिड़ापन या गुस्सा आना और सोने या खाने पीने की आदतों में बदलाव। ये सब ड्रग अब्यूज के वार्निंग साइंस हो सकते हैं। अब बात करते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की, जिसे कुछ एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए गलत तरीके से यूज करते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स फीमेल्स और मेल्स पर अलग अलग और बहुत गंभीर होते हैं। फीमेल्स में मर्दों जैसी आवाज, चेहरे पर बाल आना और आक्रामक स्वभाव जैसे बदलाव आते हैं। वहीं मेल्स में एक्ने, गुस्सा बढ़ना, टेस्टिकल्स का साइज छोटा होना और समय से पहले गंजपन जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो अब तक हमने प्रॉब्लम्स की बात की, पर सबसे ज़रूरी है सोल्यूशन। इसीलिए हमारा आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, बचाओ इलाज से बेहतर है, और यहाँ ये बिल्कुल सटीक बैठती है। तो उसे बचा कैसे जा सकता है? कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। सबसे पहला, दोस्तों के गलत दबाव में मत आओ, नो कहना सीखो। दूसरा, सही एजुकेशन और काउंसलिंग, अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीखो। तीसरा, अपने पेरेंट्स और दोस्तों से मदद मांगो, बात करो। चौथा, खतरे के संकेतों को पहचानो। और पांचवा, अगर जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प लेने में बिल्कुल मत हिचकिचा। तो आज हमने इन 3 बड़े हेल्थ इश्यूज को काफी डिटेल में समझा, लेकिन मैं इस डिस्कशन को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहता हूँ। एक इंसान की पर्सनल चॉइस से हटकर इन बीमारियों को रोकने में और जो लोग इनसे जूझ रहे हैं उनकी मदद करने में एक सोसाइटी होने के नाते हम सब की क्या जिम्मेदारी बनती है, इस पर सोचना जरूर। थैंक यू।